अच्छा, वो हो भी चुका है। अच्छा। अच्छा। हाँ बेटा, एक बार हमने फिर सिस्टम ठीक किया, एक बार चेक करो फिर से। अब बोलो बेटा, अब क्या है? हाँ जी। अब सारे बच्चे, हाँ बोलो। सही है। चलो क्लियर हो गया, चलो हाँ आप क्लियर है। ओके 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 ओके। चलिए भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम अपने सर का भी धन्यवाद करते हैं। ठीक है, अब हो गया। ओके ओके ओके। देखो, चलो, चलिए एक बार फिर से मोटा मोटा मैं रिवाइज करा देता हूं, ठीक है, जिससे कि अगर मेरी आवाज पहले कम समझ में आ रही थी तो अब आ जाएगी। देखो, हम साइक्लिक सिस्टम में रीअरेंजमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से रिंग स्टेबल है, कौन से रिंग अनस्टेबल है। तो हमने कहा कि भाई 6 5 7 4 3 बोला। इसमें रीअरेंजमेंट दो तरीके से हो सकता है, एक तो रिंग एक्सपेंड कर सकती है, एक रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ऐसा ही है। फिर मैंने बताया कि भाई रिंग एक्सपेंशन कैसे करेगी। ठीक है, तो अगर रिंग एक्सपेंशन कैसे करेगी, तो मैंने एक बात कही कि मान लो ये रिंग है और रिंग के ठीक अगले कार्बन पर अगर प्लस चार्ज है तो रिंग एक्सपेंशन करेगी, यहां कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। यहां हम कॉन्ट्रैक्शन की सोच भी नहीं सकते। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये रिंग है और यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, और अगर रिंग के ही किसी कार्बन पे प्लस चार्ज हो, तो यहां रिंग हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब कॉन्ट्रैक्ट भी कब करेगी? जब उसको फायदा होगा। नुकसान होगा तो फिर क्यों करेगी, सीधी बात है। तो इसका मतलब यह हुआ कि भैया, आपको यह पता करना पड़ेगा कि रिंग एक्सपेंशन कब करेगी और रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब करेगी। रिंग के ठीक अगले कार्बन पे प्लस चार्ज हो तो रिंग एक्सपेंशन करेगी, लेकिन करेगी तब जब फायदा होगा, स्टेबिलिटी होगी। और रिंग के ही किसी कार्बन पर प्लस चार्ज होगा तो रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए। अब देखो कैसे होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये है, बहुत ध्यान से देखना। मान लो 5 की रिंग है, ये एक कार्बन है और इसके ऊपर प्लस चार्ज है। 5 की रिंग और उससे ठीक अगले कार्बन पे प्लस, यहां रिंग एक्सपेंशन होगी। और 5 की रिंग 6 की रिंग बनना चाहेगी क्योंकि स्टेबिलिटी है। तो कैसे करती है ये बात, कैसे ये करती है, इसका जवाब मैं देता हूं। जिस पे प्लस चार्ज है उसको अल्फा बोलो, अगले कार्बन को बीटा बोलो। अब चाहे इधर आओ चाहे इधर आओ, दोनों एक ही बातें हैं, तो इसको गामा मान लो। तो कैसे करते हैं रिंग एक्सपेंशन, उससे पहले मैं एक बात बता दूं। आईआईटी एडवांस के जितने भी कठिन क्वेश्चन हैं या नीट के जितने भी कठिन क्वेश्चन हैं जो आपको एम्स में भर्ती कराएंगे, उसमें रिंग के ही क्वेश्चन आते हैं और अक्सर बच्चा रिंग में गलती करता है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। ठीक है, रिंग बनाई हुई है, एक कबीरदास का दोहा बनाया है। बीटा गामा तोड़ो, अल्फा गामा जोड़ो, और नया प्लस चार्ज बीटा पे जोड़ो। ये मेरा कबीरदास जी का दोहा है। आई रिपीट, बीटा गामा का बॉन्ड तोड़ो, अल्फा गामा का बॉन्ड जोड़ो, और बीटा पे प्लस कर दो। ये मेरा कबीरदास जी का दोहा होगा, जो हमेशा साइक्लिक सिस्टम में होगा। बीटा गामा तोड़ना है, अल्फा गामा जोड़ना है। आय हाय हाय, क्या बात है। देखो, अब मैं इसको अपने अंदाज में बताता हूं। देखो, देश 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 देश, बीटा गामा तोड़ दिया, अल्फा गामा जोड़ो,
अल्फा गामा जोड़ दिया और नया प्लस बीटा पे रख दो बस। अब आप देखो तो ये 6 मेंबर रिंग हो गई, 1 2 3 4 5 6। 6 की रिंग जिसमें एक प्लस है, लेकिन 6 की रिंग हम ऐसे तो नहीं बनाते। अब इसको वैसे बना लो जैसे हम बनाते हैं 6 की रिंग को। कैसे बनाते हैं? तो ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं क्या कि भैया 5 की रिंग हो गई 6 की, ऐसे ऐसे बनती है ना 6 की रिंग, और इसके एक कार्बन पे प्लस चार्ज, यानी ये वाली जो चीज है वो ये आ गई। ये मैंने पहला एग्जांपल आपको दिया। इसे कहेंगे रिंग का एक्सपेंशन। इसे कहेंगे रिंग का एक्सपेंशन। पढ़ लो अच्छी तरीके से, +2 तक जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एग्जांपल आपको और देते हैं। अगला एग्जांपल ये है, 5 की रिंग है, यहां पर प्लस चार्ज है और यहां से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। तो जहां प्लस है उसको अल्फा कह दो, जहां बीटा है उसको बीटा कह दो, चाहे इधर आओ चाहे इधर आओ। कबीरदास जी का दोहा लगा दो, बीटा गामा तोड़ना है। तो कैसे तोड़ना है देखो, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, आपने बीटा गामा तोड़ दिया। अब इससे क्या होगा? अल्फा गामा जोड़ना है, अल्फा गामा जोड़ना है, अल्फा गामा जोड़ना है, ठीक है भाई, और बीटा पे प्लस करना है। हो गया भाई। अब इसका वो फिगर बना लो जैसे 6 की रिंग बनती है। तो चलो यहां बनाते हैं, ये वाली रिंग 5 की रिंग ऐसे बनाते हैं 6 की। मैंने इसके किसी भी कार्बन पे एक प्लस मान लिया। मान लो ये वाला प्लस जो है वो ये है, लेकिन इस प्लस के अगले ठीक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है। तो ठीक अगला कार्बन ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, तो 2 मिथाइल ग्रुप है। तो रीअरेंजमेंट के बाद सिचुएशन समझ में आई, 5 की रिंग 6 की हो गई। फिर देखो क्या रीअरेंजमेंट और हो सकता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है, कल कहा था, रीअरेंजमेंट कितनी बार भी हो सकता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, कितनी बार भी हो सकता है। बस स्टेबिलिटी मिलती जानी चाहिए, मिलती जानी चाहिए, मिलती जानी चाहिए। तो क्या होगा? अब मैं क्या दे रहा हूं कि 6 की रिंग 7 की तो नहीं बन सकती और बनना भी नहीं चाहेगी, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, इस वक्त इस प्लस के पास में अल्फा सिर्फ 2 हैं, क्योंकि इधर तो है ही नहीं। लेकिन अगर ये प्लस चार्ज यहां आ जाए तो अल्फा इसको तो भरमार पड़ जाएगी। तो रीअरेंजमेंट फिर होगा, इस प्लस को यहां ले आओ और इस मिथाइल को यहां भेज दो, यानी ये मिथाइल ग्रुप यहां भेज दो। तो एक बार अगर रीअरेंजमेंट और होगा तो क्या होगा, ये प्लस खत्म, क्योंकि इसके पास मिथाइल आ जाएगा। लेकिन यहां 2 मिथाइल में 1 मिथाइल रह गया, यहां कम पड़ गया, अब यहां प्लस, ऐसे दिखा दो। अब आप देखो अल्फाज कितने हैं, 3, एक 4 और 2 6, और पहले अल्फाज कितने थे? मात्र 2। तो रीअरेंजमेंट फिर हो गया। आया समझ में? तो इसके बाद कोई सीन है क्या? नहीं। अब इसके बाद कहीं इधर उधर करेंगे ना तो अल्फाज घटेंगे ही, और 6 की रिंग साथ में जाने ही नहीं चाहेगी। तो इसका 2 बार एक तरीके से रीअरेंजमेंट हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रिंग एक्सपेंशन के 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिए, समझ में आ गए होंगे। कबीरदास जी का दोहा है क्या? बीटा गामा तोड़ो, अल्फा गामा जोड़ो, और बीटा पर नया प्लस दे दो। बस हो गया काम। ठीक है। तो भाई कबीरदास जी का जो दोहा है उसको आप बना लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए और मुझे बताइए क्या समझ में आया कि नहीं आया। फिर मैं इसके बाद आपको वो एग्जाम्पल दूंगा जिसमें रिंग बढ़ेगी नहीं घटेगी। देखो, फटाफट जवाब दीजिए, ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। फटाफट बच्चे जवाब दीजिए, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? तो कबीरदास जी का जो दोहा है उसे याद रखिएगा, ठीक है, जिसे विनोद सर द्वारा बनाया गया है आज के जमाने के हिसाब से। क्या? बीटा गामा तोड़ो, अल्फा गामा जोड़ो, बीटा गामा जोड़ो, अल्फा गामा तोड़ो। घर में क्लास खत्म हो जाए
तो ढोलक ले लेना, बीटा गामा तोड़ो अल्फा गामा जोड़ो, बीटा गामा तोड़ो अल्फा गामा जोड़ो, बीटा गामा जोड़ो अल्फा, ओ मैं ही गलत बोल गया, बीटा गामा तोड़ो अल्फा गामा जोड़ो, ठडना ढनना, सारा याद हो जाएगा, कभी दिक्कत नहीं होगी। आया समझ में? तो इस तरीके से आप रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में समझ सकते हैं। इसके बाद अगली कहानी आपके सामने कॉन्ट्रैक्शन का उठाता हूं। कॉन्ट्रैक्शन यानी कॉन्ट्रैक्शन का भी एक अपना फायदा है। देखो, मान लो मेरे पास ये 4 की रिंग है और इस पे एक पे प्लस है, ठीक है भाई? हैं? हाँ, ये कबीर दास का दोहा नहीं, ये विनोद सर का दोहा है, कह सकते हो। लेकिन दोहा हुआ कबीर दास जी लिखा करते थे, तो मैंने उन्हीं का लिख दिया है ना। देखो, अब ये आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये प्लस हुआ तो देखो क्या हुआ, रिंग के ही किसी कार्बन पे प्लस है तो रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो 4 की मेंबर रिंग 3 में जाएगी। तो बच्चे कहेंगे सर क्या कर रहे हो, 4 की रिंग तो 3 में नहीं जा सकती। नहीं जाएगी, देखो कैसे जाएगी। ऐसे जाएगी कि भैया वही तरीका, इस जिस पे प्लस है अल्फा ले आओ, इधर आ जाओ तो बीटा, इधर आ जाओ तो गामा। वही कबीरदास जी का दोहा फिर लगा दो। क्या लगाओगे? बीटा गामा तोड़ो अल्फा गामा जोड़ो, लो। तो क्या होगा अगला स्ट्रक्चर रीअरेंजमेंट के बाद? ये वही रहेगा, ये वही रहेगा, ये वही रहेगा। आपने क्या किया, बीटा गामा तोड़ दिया, अल्फा गामा जोड़ो, जोड़ दिया, बॉन्ड बना दिया, जोड़ने का मतलब बॉन्ड बनाना, और बीटा पे प्लस ला दो। अब जरा इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाओ, कै की रिंग हो गई? 4 की रिंग, और 4 की रिंग में यहां प्लस आ गया। जिन बच्चों ने मेरी कल की क्लास देखी है उनको पता है कि ये कार्बोकैटायन 3 मेंबर्ड रखने के बावजूद भी सुपर डुपर स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें डांस करने वाला रेजोनेंस होता है। क्या इसमें था? नहीं था। इसीलिए आपको एक बार सुनकर सरप्राइज लगा होगा कि यार 4 वाली रिंग 3 में कैसे जा सकती है, क्योंकि 3 तो सर बताते हैं अनस्टेबल है। लेकिन इस परिस्थिति में कल मैं समझा चुका हूं कि डांस करने वाला रेजोनेंस होगा, केला रेजोनेंस होगा, बनाना रेजोनेंस होगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगी। और एक बात ध्यान रखना कि रिंग रिंग हमेशा 2 ही कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक तो 7 वाली, एक 4 वाली। 7 वाली 6 में आई, ये तो सबके समझ में आ जाता, हाँ यार ये तो होगी। लेकिन 4 वाली 3 में आए, ये नहीं समझ में आता यार ये कैसे हो सकता है। तो इसलिए मैंने 4 वाला एग्जांपल दिया है, बाकी वही है। तो एक बात 12th तक याद रख लो, आईआईटी तक, बोर्ड में तो आएगा नहीं, चाहे वो +1 हो चाहे +2। क्या साइक्लिक सिस्टम में अक्सर गलती होती है। तो तेजस कह रहा था कि सर ये तो विनोद सर का दोहा है, चलो विनोद सर का ही दोहा मान लो। क्या? बीटा गामा तोड़ो अल्फा गामा जोड़ो, बीटा गामा तोड़ो अल्फा गामा जोड़ो, बस बात खत्म। और उस प्लस को हटा के नया बीटा पे प्लस ले आ दो, बस फटाफट हो गया। तो इस तरीके से रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो आपने क्या देखा? आपने यही देखा कि भैया निश्चित रूप से आप इस बात को मान सकते हैं कि भाई हाँ, कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बड़े आराम से हम इसको समझ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि कल मैंने रीअरेंजमेंट बताया था ओपन सिस्टम का, आज मैंने बताया रिंग कॉन्ट्रैक्शन का, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, वगैरह वगैरह। फिर भी मैं आपसे एक बार फीडबैक ले लेता हूं कि बताइए समझ में आया कि नहीं आया। फिर मैं कार्बोकैटायन के बारे में एक अंतिम बात रह गई है, वो बताना है, फटाफट बोलिए। रिंग 2 ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पूरे सिलेबस में अप टू 12th, या तो 7 मेंबर्ड या 4 मेंबर्ड। तो 7 वाला तो समझ में आ जाता है कि 6 पे आ रहा है, लेकिन 4 वाला 3 पे क्यों आता है, ये थोड़ा सा समझ में एक बार दिक्कत आती है, लेकिन वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ओके। तो सारे बच्चों के जवाब आ गए। चलिए, अब कार्बोकैटायन के बारे में एक चीज रह गई है, उसको और पढ़ा देते हैं। कार्बोकैटायन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्लासिकल, एक होता है नॉन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, इसको हम शॉर्टकट में एनसीसी कहते हैं और इसको शॉर्टकट में सीसी कहते हैं। क्या चीज होती है?
अगर एक कार्बन पे क्लियर प्लस हो तो क्लासिकल, और अगर एक कार्बन पे स्लाइड प्लस हो, ठीक है, अगर एक कार्बन पे प्लस हो, ठीक है, तो क्लासिकल, और एक कार्बन पे स्लाइड प्लस हो यानी थोड़ा प्लस हो, तो उसको हम कहते हैं नॉन क्लासिकल। ये हमेशा रीअरेंज करता है क्योंकि इसमें भगवान ब्रह्मा ने इसको ताकत दे रखी है। ये तो स्लाइड प्लस है, कमजोर प्लस है, ये नेवर रीअरेंज करता है, कभी भी ये रीअरेंजमेंट नहीं करता। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये बनना तो मैं दिखा ही चुका हूं, ये कैसे बनता है मैं आपको दिखाता हूं। देखो, मान लो CH2 के ऊपर प्लस चार्ज है और इसके बगल में CH2 और आगे क्या है, Br है, CH2 Br है, दिख रहा है आपको? तो अगर आप देखो तो CH2 प्लस है और बगल के CH2 पे Br है, ठीक। Br के ऊपर लोन पेयर होता है। ये कार्बोकैटायन इस वक्त क्लासिकल है, ठीक। आपने देखा है कभी भी फ्लाइंग? ये Br यहां से, ये Br यहां से जंप करता हुआ यहां पहुंचता है, ऐसे। क्यों जाता है? इलेक्ट्रॉन देने। तो क्या होता है, एक झोपड़ी बन जाती है कुछ ऐसे। ये Br यहां गया, इससे बॉन्ड बनाता है, इससे तो जुड़ा ही हुआ था, और अपना लोन पेयर इसको दे देता है, तो ये प्लस खत्म हो जाता है और इस पे प्लस आ जाता है। तो आप देखो एक झोपड़ी बन गई 3 मेंबर्ड। इस झोपड़ी में 2 जगह कार्बन होता है और एक जगह कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जैसे कि Br है। तो आपको कहोगे सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता है? मैंने पढ़ाया था कि बॉन्ड बढ़ने के बाद चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिक्कत तब आती है कि बॉन्ड भी घटा दो और प्लस कर दो, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विरोध कर देता है। अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है। भाई इससे प्लस क्यों आया? क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया। इसका प्लस खत्म क्यों हो गया? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, क्योंकि बॉन्ड बन गया। अब मुझे ये बताओ इस प्लस का रिजल्ट क्या होगा? इस प्लस का रिजल्ट ये होगा, मैं दिखाता हूं। वो ये होगा कि वो इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऐसे ऐसे खींचेगा ना, वही इंडक्टिव इफेक्ट, Br प्लस खींचेगा। तो खींचने से इस कार्बन पे क्या स्लाइड प्लस नहीं आ जाएगा? क्लियर प्लस नहीं, क्योंकि अब तो कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। अरे इंडक्टिव इफेक्ट में तो स्लाइड प्लस आता था। तो जो कार्बन क्लियर प्लस था, आपने उस कार्बन को स्लाइड प्लस कर दिया। तो भैया यही है NCC और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, ठीक है। और इस रेजोनेंस को हम कहते हैं जंपिंग रेजोनेंस। ये हवा में उड़ते हुए जैसा नहीं, झूले से लटक के यूं झूल पे गए, यूं कूदता हुआ गया, जंपिंग रेजोनेंस किया उसने, और जंपिंग रेजोनेंस से उसने NCC बना दिया। और NCC कार्बोकैटायन में हमेशा एक झोपड़ी बनेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। और उस जगह पर अब वहां पर सवाल ये उठेगा कि भैया कि कैसे बनता है, वो मैंने बता दिया। और ये रीअरेंजमेंट कभी नहीं करेगा और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड से ऑक्टेट पूरा है, क्यों करेगा वो रीअरेंजमेंट? इसलिए ये NCC ज्यादा स्टेबल होता है CC से, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये झोपड़ी वाली कहानी समझ में आ गई होगी। अब सवाल इस बारे में आता है, सर अब हम पूरी केमिस्ट्री जब चलेगी आगे, यूं समझ लो मैथ पढ़ाने से पहले फार्मूले पढ़ाए जाते हैं, तो ऑर्गेनिक पढ़ाने से पहले मैं उनके फार्मूले बता रहा हूं। अगला चैप्टर जो आएगा हाइड्रोकार्बन, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। तो सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें अपना काम क्लासिकल में करना है या नॉन क्लासिकल में करना है? तो आपको तो पता होना चाहिए कि विनोद सर जब आपकी क्लास में होते हैं तो वो हर मुश्किल चीज को आराम कर देते हैं, आराम कर देते हैं। कहीं दोहा बना देते हैं, कहीं ट्रिक बना देते हैं, कहीं मजे ले लेते हैं, जो भी है। तो ट्रिक क्या है? वो ये है, देखो मैं आपको बता दूं, जब कभी भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो अक्सर वहां कार्बोकैटायन बनता है।
ये ट्रिक अपनी नोट करो पहले तो। जब कभी भी आगे देखना, एक ट्रिक नोट करो कि इलेक्ट्रोफाइल, अब क्या होगा उसके बारे में ज्यादा डिटेल मत पूछो, अभी बस एक ट्रिक बना लो कि जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। अब जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो बच्चे सोचेंगे हम सीसी बनाएं कि एनसीसी बनाएं। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने इलेक्ट्रोफाइल की चार पांच कैटेगरी बताई थी। डाकू, गब्बर सिंह, चोर, भिखारी, दान पात्र, और लास्ट में एक ऐसा भिखारी जैसे CCl2 लोन पेयर जो रात में अपने डिपार्टमेंट में लोन बांटता है। याद है ना? क्लियर है? ये पांच वैरायटी आपको बताई थी, अगर आपको याद हो। मेरी ट्रिक ये है कि इनमें तो बनेगा C+, क्लियर प्लस यानी क्लासिकल, लेकिन इस वाले में हमेशा बनेगा NCC। तो मेरी एक ट्रिक नोट कर लो, अगले चैप्टर में बड़ी ये ट्रिक काम आएगी और बड़ी मुश्किल चीजों को बड़े आसान कर देगी। MS के टफ क्वेश्चन को आसान कर देगी, DPP के टफ क्वेश्चन को आसान कर देगी कि अगर पांचवी वैरायटी का इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वहां NCC बनाना है और नहीं तो बाकी हर जगह CC बनाना है। ये बात 12th तक याद रखिएगा। इसी के साथ कार्बोकेटाइन समाप्त तो होता है। दो तीन नई बातें उसी वक्त बता दी जाएंगी जिस वक्त जरूरत होगी। अब आपको ये पूरी चीजें 12th तक आपको जरूरत पड़ेगी, जिसका जवाब मैंने आपको दे दिया है और आपने देख लिया होगा कि कार्बोकेटाइन पूरी ऑर्गेनिक में 80% रिएक्शन, 85 रिएक्शन इन कॉन्सेप्टों से होकर गुजरती हैं। और अगर आपने ये सीख लिया होगा तो आपके क्रिस्टल क्लियर होंगे। तो भैया अब आपको ये ट्रिक नोट कर लेनी चाहिए। बाकी तो मैंने आपको समझा दिया, और बाकी जो इंटरमीडिएट है उनमें कोई दम नहीं है, उनको मैं फटाफट पढ़ा देता हूं, जैसे कार्बन आयन, जैसे कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, ये छोटी मोटी बातें, बस एक नॉलेज रखो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, मेन कार्बोकेटाइन था, समझ में आया आपको? जल्दी से रिस्पॉन्स कर दीजिए तो मैं देखूंगा कि हाँ ठीक है। तो कर दिया भाई सभी ने रिस्पॉन्स? आ गया सभी को कार्बोकेटाइन अच्छे से समझ में? ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई है और अगले साल के 12th तक काम आएगी, ये गारंटी है। तो अगर 12th तक काम आएगी तो ये बात मान के चलो। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अब मैं बाकी इंटरमीडिएट को निपटाता हूं। बाकी इंटरमीडिएट है कार्बे एनायन। कार्बे एनायन पहले सुन लो, इन्हें ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त नहीं है, और जब इन्हें ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त नहीं है तो रीअरेंजमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अब जो बात उठेगी उसके बारे में बात क्या करनी है उसके बारे में सुनो। देखो भाई, एक ऐसा कार्बन जिसपे नेगेटिव हो और लोन पेयर हो, तो कार्बे का एनायन ये हो गया। इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन लोन पेयर होने की वजह से बंदा न्यूक्लियोफाइल होता है। तीसरा, इसमें ज्यादातर स्थितियों में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होती है, और यह भी चूंकि आयन है तो हेट्रोलेटिक बॉन्ड फिजन से बना है। बॉन्ड फिजन से बना है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से बना है। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, न्यूक्लियोफाइल हो, sp3 हो, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन हो, इसे हम कार्बे एनायन कहते हैं। ये डिफिनेशन मैंने मोटे मोटे शब्दों में लिख दी। ठीक है भाई, कार्बन आयन है, बस सीधी सी बात। कार्बन पे जैसे प्लस आता है वैसे माइनस आ जाता है। तो जैसे कार्बोकेटाइन 3 4 के थे, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये भी 4 तरह के हैं। बता देता हूं आपको कैसे। जैसे मान लो CH3 पे सिर्फ माइनस हो तो ये 0 डिग्री, R पे CH2 माइनस हो तो 1 डिग्री, क्योंकि एक R से जुड़ा है। डबल R पे CH माइनस हो तो ये 2 डिग्री। और बस थोड़ा सा बताएंगे, बाकी आपने क्वेश्चन करना है, बहुत काम हो जाएगा आपके पास। RC माइनस, इसको कार्बन 3 डिग्री बोलेंगे, इसको 2 डिग्री बोला, इसे 2 डिग्री बोला,
इसे 3 डिग्री बोला, इसे 0 डिग्री बोला। अब इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये भी एक पंगा रहता है। कोई दिक्कत नहीं जी, इसने फटाफट अब करो। स्टेबिलिटी क्या होती है, अब ज्यादा समय नहीं लगाना है। स्टेबिलिटी क्या होती है मैं बता देता हूं। स्टेबिलिटी ये होती है, जिसको आपको समझना होता है। स्टेबिलिटी ये होती है कि 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब एक बात बताओ, स्टेबिलिटी के लिए पहले रेजोनेंस सोचना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें रेजोनेंस कहीं भी है। 6 वैरायटी आप चेक कर लो भाई। मैं टीचर हूं, मैं थोड़ा जल्दी देख लूंगा, आप थोड़ा देर सोचोगे। अब आप हाइपर लगाओ। हाइपर में आर वाला कार्बन तो sp3 होता है, और ये भी कार्बन क्या लिखा हुआ है, sp3। तो दोनों sp3 में तो हाइपर नहीं लगता, यानी हाइपर भी नहीं लगेगा। अब लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट लगाओ, और क्या है, आर क्या देता है, प्लस आई। आर क्या देता है, प्लस आई। तो अगर आर प्लस आई देता है तो इससे क्या होगा, प्लस आई से वो इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा। क्यों भाई, तो अगर प्लस आई से इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा तो मुझे एक चीज ये पहले बताओ, माइनस पे माइनस भेजेगा तो चार्ज बढ़ जाएगा। चार्ज बढ़ने से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी आर के रहने से ये दुखी होगा। सीधी बात है, चार्ज बढ़ेगा तो दुखी होगा। यहां तो दो दो आर बैठे, यहां तो तीन तीन आर बैठे। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन, और इसमें सबसे ज्यादा सुखी, यानी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का उल्टा। तो इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आई बात समझ में। और इसमें हमने कौन सा इफेक्ट लगाया, इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों लगाया, अरे भैया इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा तो कुछ लग ही नहीं रहा था। आया समझ में। अच्छा, तो मैं एक ट्रिक बना देता हूं, जिससे कि आपके डीपीपी के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे और एमएस के भी सॉल्व हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं। वो क्या, स्टेबिलिटी अगर आपको, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बे एनायन करना है, स्टेबिलिटी ऑफ क्या बेटा, कार्बे एनायन करना है। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बे एनायन करता है, तो यानी ये बताओ, प्लस वाले इफेक्ट से कार्बन आयन दुखी होता है। तो एक काम कर देते हैं, माइनस आई माइनस एम वाले से सुखी होगा, और प्लस वाले आई से और प्लस वाले एम से दुखी होगा। और एक प्लस एच भी होता है, जिसको मैंने हाइपर कंजुगेशन बताया था, अगर लगेगा तो उससे दुखी होगा। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, स्टेबिलिटी एक नई चीज है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर भी होता है। एस करेक्टर बढ़ने से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसे आप ट्रिक के तौर पे नोट कर लीजिए, एस करेक्टर बढ़ने से कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है। एस करेक्टर, अब मैं आपको कुछ सवाल करा देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको लग जाए कि भाई किस तरह के क्वेश्चन डीपीपी में मिलेंगे या एमएस में मिलेंगे। देखो ऐसे, एक हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस कार्बन आयन, और एक हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। दूसरा क्वेश्चन, ये बेंजीन की रिंग है, यहां CH2 माइनस है और इस जगह पे OCH3 है। ये बेंजीन की रिंग है, यहां पर CH2 माइनस है और यहां पे NO2 है। इसमें आपको बताना है कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या है। इसके अलावा अगर मैं ये कहूं कि भैया क्या है स्थिति, अगर मैं कहूं कि भैया ये CH2 माइनस है, यहां OCH3 है और यहां पर आपके लिए CH2 माइनस है, यहां OCH3 है, बस। अब 3 क्वेश्चन से समझ जाओगे, बाकी तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है भाई। चलिए मैं बताता हूं इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखो, यहां भी कार्बन पे माइनस, यहां भी कार्बन पे माइनस, लेकिन यहां डबल बॉन्ड वाला, यहां ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या थी, sp, इसमें s करेक्टर कितना होता है, 50। और डबल बॉन्ड वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है, sp2। ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। तो इसमें s करेक्टर कितना होता है, 33%। और अभी मैंने बताया कि s करेक्टर बढ़ने से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी ये ज्यादा स्टेबल है।
आप समझ में आया इस करेक्टर? और बाकी तो सामान्य क्वेश्चन है। जब इस तरह का कुछ बेंजीन मिल जाए और इसकी स्टेबिलिटी पूछी जाए, बस अनकॉमन देख लो क्या है। OCH3 यहां पे पैरा पे बैठा है, तो पैरा से पहले रेजोनेंस लगाओ। O हमेशा क्या देता है? +M। अब ये दोबारा संकट ना खड़ा हो कि ये +M देता है या -M देता है। हाँ, और NO2 -M देता है। आपको पता है कि माइनस वाले इफेक्ट से कार्बन आयन सुखी रहता है, तो डेफिनेटली ये ज्यादा स्टेबल होगा। यहां ये इसके पैरा पे बैठा है, तो पहले M लगाओ, तो ये +M। लेकिन ये इसके मेटा पे बैठा, तो मेटा से तो M नहीं लगता, मेटा से तो I लगता है। और I में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, खींचेगा -I। और -I और +M, इससे सुखी इससे दुखी, यानी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन आपको जो मेरी रिकमेंडेड बुक्स और डीपीपी हैं उनमें आपको मिलेगा। आज कार्बन आयन के भी क्वेश्चन निपटा दीजिएगा, समाप्त कर दीजिएगा, खत्म कर दीजिएगा। अगर आगे चल के भविष्य में सेलेक्ट होना चाहते हो, होमवर्क करना पड़ेगा। पहले मुझे बताओ, इससे ज्यादा मुझे कार्बन आयन के बारे में कुछ नहीं बताना है, समझे भाई? हाँ, एक क्वेश्चन आईआईटी लेवल का और याद आ गया, उसको मैं करा देता हूं। देखो, ये क्वेश्चन एडवांस में आ चुका है। वो क्या है? CCl3- और एक होता है CF3-। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, एडवांस में आ चुका है। अभी तक तो दिमाग में नहीं था, लेकिन अब करा देता हूं कि इन दोनों में से कौन स्टेबल है। तो बच्चा क्या सोचेगा, यार कहीं रेजोनेंस तो है नहीं। जब रेजोनेंस नहीं है, हाइपर लग नहीं रहा है, तो फिर इंडक्टिव लगाओ तो फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा, ज्यादा -I देगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो बच्चे के मन में आता है ये ज्यादा स्टेबल है। लेकिन एडवांस की प्रॉब्लम है, स्टेबल ये ज्यादा होता है। क्यों? अमा तुम लोग देख ही नहीं पाते हो। किसने कहा इसमें रेजोनेंस नहीं है? है रेजोनेंस कहां सर? उसमें तो डबल बॉन्ड होना चाहिए। ओ भाई मेरे, बैक बॉन्डिंग भी तो होती है, आपको पता है। Cl के पास में भगवान ने जन्मजात एक कटोरा दे रखा है, खाली ऑर्बिटल d का। इसके पास खाली कटोरा है और बगल वाले के पास में पैसा है, बैक बॉन्डिंग नहीं दिखती है। क्या बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस नहीं होता? और इसमें आओ, पैसा तो है, लेकिन फ्लोरीन के पास में जन्मजात कटोरा तो नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल तो नहीं है, तो यहां तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती। और बैक बॉन्डिंग से तो स्टेबिलिटी बहुत मिलती है। कल देखा नहीं था, बैक बॉन्डिंग वाले को नंबर 1 लिखा था। इसलिए कॉन्सेप्ट को पहचानना सीखो। एडवांस का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा कई बार आ चुका है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि इसकी स्टेबिलिटी बैक बॉन्डिंग के लिए है। तो इस तरह के थोड़े से स्पेशल क्वेश्चन। और क्या स्पेशल क्वेश्चन? क्या मैंने बैक बॉन्डिंग पढ़ाई नहीं है आपको? केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाई, अभी भी पढ़ाई, कॉन्सेप्ट भी आपको लगा के दिया। पहचानोगे कब? जब क्वेश्चन करोगे। कम से कम जैसे मैंने यहां पर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कर दिए, अपने टीचर से 6 गुना ज्यादा क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। और आपको वही बुक्स करनी है जो मैंने आपको लगवा रखा है। मैंने डीपीपी भी दे रखी है, ठीक है, वो मर्जी आप क्या करना चाहते हो, लेकिन करो जरूर। तो मुझे उम्मीद है कि कार्बन आयन आपको बड़े आसानी से समझ में आ गया। रीअरेंजमेंट होना नहीं, आपका फीडबैक ले लेता हूं, फटाफट बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आज बहुत होमवर्क हो गया है, समझ लेना, क्योंकि कार्बोकैटायन के भी सारे क्वेश्चन करने हैं, कार्बन आयन के भी करने हैं। सबके इसके अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं। फटाफट बोलिए, पहले तो ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। कोई डाउट हो तो ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बाकी मैं फिर आपको समझा दूंगा। ट्रिक बनाओ हर चीज की, इससे सुखी इससे दुखी, खट 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 निकलते चले जाओ। जल्दी बोलो, सारे बोलो भाई। क्लियर? चलो, जवाब आ गया क्लियर। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं अगला आपका, जिसको हम कहेंगे कार्बन का फ्री रेडिकल। कार्बन का फ्री रेडिकल। कार्बन का फ्री रेडिकल। कार्बन का फ्री रेडिकल, है ना? देखो क्या होता है, कार्बन पे कोई प्लस ना हो माइनस ना हो, एक डॉट हो,
उसे हम कहते हैं कार्बन का फ्री रेडिकल। समझे क्या होता है भाई? ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं विदाउट चार्ज, चार्ज नहीं होता। ठीक। दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मोस्टली sp2 होती है। sp3 कहां होती है बताऊंगा आपको। तीसरा, फ्री रेडिकल है तो इसका मतलब ये हुआ कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनेगा। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से, BF से बनेगा, बॉन्ड फिजन से बनेगा। ये भाई साहब भी 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होते हैं। चलो इसको बता देता हूं कैसे। सिर्फ CH3 पर एक डॉट हो, इसे बोलेंगे 0 डिग्री। R ले लो, R की वैल्यू मैंने CH3 मान लूंगा, ये 1 डिग्री, ये 0 डिग्री। डबल R पे CH कर दो, इसे हम कहते हैं 2 डिग्री। ट्रिपल R पे C कर दो, इसको हम 3 डिग्री बोलते हैं। तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और R की वैल्यू चलो मैंने समझाने के लिए CH3 ले ली। R की वैल्यू मैंने CH3 समझाने के लिए ले ली। अब देखो, पहले आप देखो कि इसमें रेजोनेंस है क्या। तो रेडिकल में तो वैसे भी बैक बॉन्डिंग नहीं होती और बाकी डबल बॉन्ड है नहीं। अच्छा, हाइपर देखो। हाँ, ये कार्बन कौन से का है? sp2। और R वाला जो CH3 है वो कौन सा है? sp3। sp2 के बगल में sp3, बस लग गया। और इसमें R में CH बॉन्ड, अल्फा बॉन्ड कितने हो गए? 3। इसमें कितने हो गए? 6। इसमें कितने हो गए? 9। और इसमें एक भी नहीं। और जितने अल्फा H उतनी स्टेबिलिटी। तो इसकी जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, इसकी जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, इसकी जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, जैसा कि हमने कार्बोकैटायन में देखा था। और इसमें भी हमने ये देखा कि भैया कि रेडिकल वाली जो स्टेबिलिटी है वो हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं R वाले से, प्लस वाले इफेक्ट से। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, और इसमें मैंने कौन सा इफेक्ट लगाया? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन लगाया। अब रेजोनेंस, मुझे इंडक्टिव इफेक्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ भी करते जो हमें क्या मतलब हो गया। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात सारी? ओके। अब जब हाइपर कंजुगेशन की ये बात आपको समझ में आ गई, तो अब मैं आगे क्या बताने वाला हूं वो ध्यान से सुनना। वो यही है कि भैया, अगली जो बात करूंगा वो ये है कि भाई सर ने कहा कि इसमें मोस्टली हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होती है। sp3 कब होती है? मुझे याद है नीट का ये क्वेश्चन, उन्होंने CF3 और एक रेडिकल लगा दिया था और पूछा था इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। नीट का सवाल है। तो बच्चे क्या सोचते हैं? अरे यार, अरे यार, क्या रेडिकल में तो सर ने बताया sp2, तो sp2 लिखाते हैं। नहीं, इस केस में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होती है। अब इसको मैं समझाऊंगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। समझा सकता हूं मैं, ऐसी बात नहीं। क्यों होता है? केमिकल बॉन्डिंग में जाना पड़ेगा, बहुत माई बाप समझाना पड़ेगा, है ना, कई बार PhD करनी पड़ती है। तो एक आसान रास्ता बताऊं, अगर रेडिकल से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हो, अगर रेडिकल से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हो तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होती है। खत्म। अब मेरी क्लास में हर मुश्किल चीज का आसान है, बस ये ट्रिक नोट कर लो। देखो कितना आसान हो गया। क्योंकि हर टॉपिक की मैं PhD नहीं कराऊंगा, हालांकि इसका रीजन है, केमिस्ट्री में कोई भी चीज विदाउट एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन में मुझे बहुत महाभारत करनी पड़ेगी।
उस लेवल तक उतरना पड़ेगा जिस लेवल तक शायद आप ना उतर पाओ। इसलिए मैंने एक ट्रिक बना दी बच्चों को, जो कि +1 +2 को बच्चों को तुरंत समझ में आ जाती है। अच्छा, सबने ये ट्रिक दे दी। क्या दे दी? और ये ट्रिक विनोद सर की ट्रिक है, याद रखिएगा। जमा काम आसान हो जाता है कि अगर रेडिकल के साथ में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चिपक के बैठा हो, वहां हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 नहीं sp3 होती है। नीट का ये सवाल है, इसको नोट कर लो। रीअरेंजमेंट होना नहीं, ब्रह्मा जी का वरदान इनको मिला नहीं, जिनको मिला है उसको मैंने पढ़ा दिया है। ये 3 आपके होंगे मेन, आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। फटाफट बच्चे मुझे बताइए, क्या कार्बन का फ्री रेडिकल भी समझ में आया कि नहीं? अब आपने देखा कि कार्बोकैटायन में कितना टाइम लगा और बाकी दो में कितना कम समय लगा। तो अब हम धीरे धीरे इस चैप्टर के मेन पार्ट लगभग लगभग पढ़ा चुके हैं। अब बहुत कुछ समझाने वाली चीज नहीं रह गई है, मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है, अगर मैं बहुत ही तन से, मन से, धन से इसको पढ़ाया, बहुत ताकत लेके पढ़ाया, और इस तरीके से आपने देख लिया कि यहां तक ही आपका मेन आएगा। और अगर अभी आपके हाल फिलहाल में अक्टूबर में पेपर होंगे, तो जितना मैंने सिलेबस करा दिया उसी से आ जाएंगे सारे क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन की बात अलग है, समझे भाई? तो ये बात है। तो जरा सारे बच्चों ने कह दिया कि क्लियर है कि नहीं, फटाफट जवाब दे दो भाई। सर, हाइपर कॉन्जुगेशन की डीपीपी में एक क्वेश्चन में ऑर्डर है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है। हाँ, ये बात सही है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है। जो टॉपिक हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपका सुना हुआ ना हो, उस पर निशान लगा के रख दिया करो, यानी वो टॉपिक नहीं हुआ है। वो जिस दिन होगा उस दिन आप कर लेना, और बहुत ही आसान है, हम आपको बता देंगे क्या होता है। ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूं कि चलो जिस दिन डाउट होगा उस दिन बता देंगे, आप इसको डाउट वाले दिन रखना। अब यार एक बात बताओ, आज भी शनिवार हो गई, आप लोग की डाउट है या नहीं है? अगर हैं, नहीं है, फिर तो मैं सिलेबस को आगे बढ़ाता रहता हूं। और अगर हैं, तो आज तो शनिवार का दिन जा लिया, कोई बात नहीं, मंडे को कर लेंगे अगर आपको हो तो। लेकिन फिर डाउट होनी चाहिए, ये ना हो कि बाकी बच्चे फिर मौज लें और एक आध बच्चा डाउट पूछे, तो उसका कोई मजा नहीं आता। समझे भाई? तो पहले बता दो कि डाउट लेनी है, एक आध है, एक आध है तो फिर पूरे चैप्टर के बाद लेंगे। लेकिन बल्क में आ गई हो तो फिर एक दिन में खत्म भी नहीं होता, तो पहले इतने को निपटा लें, तो कहो तो मैं मंडे को डाउट रख लूं। अगर बल्क में है तो पहले देख लो। 4 5 डाउट हैं बस ना, 4 5 डाउट तो 4 5 मिनट का काम है ना, 1 घंटे का कार्यक्रम होना चाहिए कम से कम, या फिर चैप्टर के खत्म होने का इंतजार करो। फिर तो लेनी लेनी डाउट है, चाहे 4 5 हो चाहे 1 2 हो। बीच में बल्क हो जाता है ना, तो फिर भाई लोड नहीं, पहले इसको निपटा लो। बोलो भाई, बाकी बच्चे क्या कहते हैं? वंशिका कह रही चैप्टर के बाद में ले लेना। बताओ भाई, सारे बच्चे बोलो। डाउट के लिए अगर बल्क में है, अगर बल्क में है तो फिर तो आपको देखना पड़ेगा। सानवी थोड़े से ही है ना, ना फिर तो चैप्टर के बाद ही में ठीक है। चैप्टर के बाद में तो फिर 4 हो 5 हो 10 हो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी 50 हो गए हो फिर दिक्कत है ना, फिर तो एकदम से कहां से हो पाएगा। चलो खैर कोई बात नहीं, ऐसा है, फिर तो अब चैप्टर के बाद ही लेंगे, ठीक है। अब एक छोटी सी बात बता दें, वो ये है, अगला इंटरमीडिएट की शुरुआत कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कार्बीन। पता क्या होता है? जिसमें कार्बन के साथ में सिर्फ 2 बॉन्ड बने हो और एक लोन पेयर हो, इसी को कार्बीन कहते हैं। और चार्ज ना हो, कार्बन के साथ में 2 बॉन्ड बने हो एच के साथ, वो एच हो सी एल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और उस पे एक लोन पेयर हो।
हालांकि इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं है, जिसका इस्तेमाल था वो हो गया। कार्बन चार्ज ना हो, दो बॉन्ड विद लोन पेयर, उसी को कार्बीन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? कार्बन विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज, टू बॉन्ड्स, टू बॉन्ड्स with lone pair। और एक चीज और, इसमें जब तुम देखोगे तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कैसे? दो बॉन्ड से 4 और दो ये, यानी भिखारी तो है लेकिन लोन पेयर है। यानी पांचवी वैरायटी का, फिफ्थ वैरायटी, फिफ्थ वैरायटी इलेक्ट्रोफाइल, फिफ्थ वैरायटी इलेक्ट्रोफाइल, याद है आपको? ये कार्बीन है, समझे? और अगर यहीं पे एन हो जाए तो उसको नाइट्रीन कहते हैं। तो कार्बीन नाइट्रीन भाई भाई हैं, कोई बात नहीं, अगर कार्बीन पढ़ा दिया तो नाइट्रीन भी हो गया, बस। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं कार्बीन। एक होता है सिंगलेट, इनका नाम भी अजीब है, और इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। कार्बन दो तरह के होते हैं, एक सिंगलेट और दूसरा ट्रिपलेट। ठीक है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बीन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होती है, और ट्रिपलेट कार्बीन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp होती है। ठीक, बस इतना ही बताऊंगा, क्योंकि इसको आगे समझाने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, 10 मिनट, और वो आज है नहीं। तो यूं समझ लो, इस कार्बीन को 0 डिग्री 1 डिग्री से नहीं बताया गया है, सिंगलेट और ट्रिपलेट में बताया गया है। सिंगलेट में sp2 होता है, ट्रिपलेट में sp होता है। इसके आगे मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में, थोड़ा सा समझा के, फिगर बना के, पिक्टोरल डायग्राम समझा के, तो थोड़ा ठीक से समझ में आ जाएगा। लेकिन अब मेरी अगले क्लास का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं ज्यादा आगे बढ़ूंगा नहीं। तो बताइए मेरे को कैसी लगी आज की क्लास, यहां तक पढ़ाई बिल्कुल समझ में आई कि नहीं? होमवर्क जरूर करना है, बहुत काम है आपके पास। कार्बोकेटाइन करना है, कार्बन आयन करना है, कार्बन फ्री रेडिकल करना है। तो इसी में ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन एमएस में और डीपीपी में मिलेंगे, वो आप करते जाइए, करके रखिए, तभी आपको मजा आएगा। और मुझे बताइए, बस अब हम कार्बीन को करा के इसका इंटरमीडिएट खत्म होगा, उसके बाद फिर मैं टाटोमेरिज्म शुरू करूंगा, जो कि मैंने छोड़ रखा था पीछे। ठीक है, तो चलिए, ओके भाई, मंडे को मिलते हैं। कल संडे है, आज भी छुट्टी है आपकी, घर पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए। ये 2 साल मेहनत के हैं, छुट्टियों का मजा ली भी और काम भी करिए। ठीक है भाई, मंडे को मिलते हैं।